नमस्कार, निर्जार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव 4 चरणों में पूरे होने के साथ ही अब इंतजार 4 जून का किया जा रहा है। 4 जून को मतदान का रिजल्ट आएगा। चारों चरण में मतदान के बाद राज्य की डॉक्टर मोहन सरकार के कई मंत्रियों के क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। ऐसे में कई मंत्रियों की कुर्सी पर जहां खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल एमपी की कई लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर इस लोकसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत कम रहा है। ऐसे में इन चुनाव के नतीजे अगर ठीक ठाक नहीं आया तो गाज मंत्रियों पर भी गिर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत घटा है। ऐसे में इन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी संगठन चुनाव परिणाम के बाद कई मंत्रियों पर कार्रवाई करते हुए इसे कुर्सी से हटा सकता है। पहले सुनिए ये नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि किन मंत्रियों के इलाके में कितने प्रतिशत मतदान कम हुए। क्योंकि जिस तरीके की वोटिंग हुई है ये स्पष्ट दिखा रही है कि मोदी जी की गारंटी को देखकर जनता ने भाजपा को जो वोट पूर्व में दिया था, चाहे वो पिछली लोकसभा हो, चाहे इस बार की विधानसभा हो, इस बार की लोकसभा हो, उसमें भी देने का काम किया है। ये चिंता उन पूर्व मंत्रियों के लिए है जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में रहे, क्योंकि खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वीकारा है कि भाजपा पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का लगातार परफॉर्मेंस लो ग्रेड हुआ है। कांग्रेस का विश्वास जो है वो जनता में से लगातार घटा है। अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में 200 पार, दिल्ली में 60 पार। क्या हुआ? जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये तो जुमला था। अब अमित शाह जी को कार्रवाई करना चाहिए ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे विधायकों पर जिन्होंने लगातार अपील करने के बाद भी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा पाए। 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने की बात की थी, नहीं बढ़ा, उनका अभियान फेल हो गया। अब अमित शाह जी के सामने चुनौती है कि उन पर कार्रवाई करें या फिर बोले कि ये जुमला था। तो या फिर बोले कि ये जुमला था। ये बात कांग्रेस कह रही है कि मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी कि मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत क्यों घटा है। अगर घटा है तो मंत्रियों पर कार्रवाई की जाएगी, कुर्सी जाएगी। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि इस पर कार्रवाई अमित शाह को करनी चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बात पर चर्चा करें इससे पहले हम आपको बताएं कि किन मंत्रियों के क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान 2023 के मुकाबले यानी कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा में कम हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालते हैं। ग्राफिक्स, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा इंदौर, विधानसभा इंदौर 1, ये आप देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इंदौर विधानसभा, इंदौर लोकसभा सीट। लोकसभा में 60.93% मतदान हुए, विधानसभा में 72, यानी कि मतदान में अंतर आया 11.35% का। दूसरी लोकसभा सीट की हम बात करें तो मंत्री प्रहलाद पटेल का इलाका प्रहलाद पटेल, दमोह, नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर लोकसभा चुनाव में 67.01% और विधानसभा चुनाव में 83.11% और मतदान में अंतर 16.10% का मतदान हुआ है। यह मंत्री प्रहलाद पटेल का जो है ये क्षेत्र है। अब तीसरी लोकसभा सीट जल्दी से यहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर है 11.45% का है। मंत्री हैं विजय शाह और विधानसभा हरसूद, लोकसभा खंडवा। अगली लोकसभा के बारे में अगले मंत्री जो हैं मंत्री तुलसी सिलावट, विधानसभा सांवेर, लोकसभा इंदौर और मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ है लोकसभा में 13.14% यहां पर मतदान कम हुआ है। अगले मंत्री कौन है, जरा इन पर नजर डाल लेते हैं। और लोकसभा क्या है, मंत्री राकेश सिंह, लोकसभा जबलपुर और जबलपुर पश्चिम में विधानसभा की बात करें तो मतदान में अंतर जो है वो 12.43% का अंतर है। आप देख सकते हैं मतदान में अंतर 12.43% का अंतर। अगली लोकसभा से जल्दी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, विधानसभा गडरवारा और यह लोकसभा है होशंगाबाद। मतदान में अंतर 15.70% का अंतर, यानी कि लोकसभा में
गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, सागर लोकसभा सीट और विधानसभा सुर्खी मतदान में अंतर 9.01%। आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर की तरफ रुख करते हैं। विधानसभा ग्वालियर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, यहां पर मतदान में प्रतिशत 6.55% मतदान में कमी आई है। और आगे बढ़ते हैं मंत्री इंदल सिंह कंसाना, सुमावली सीट और लोकसभा मुरैना, यहां पर मतदान में अंतर 18.18%। अगली लोकसभा सीट जिसकी हम बात करेंगे, अगली लोकसभा सीट और मंत्री लखन पटेल विधानसभा पथरिया, लोकसभा दमोह, मतदान में अंतर 20.82% की कमी। यही मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और लोकसभा दमोह और विधानसभा जबेरा, इनमें मतदान का प्रतिशत अगर जो देखा जाए तो 22.24% यहां पर मतदान में अंतर देखा गया है। यानी कि अगर जो पूरे विधानसभाओं की बात की जाए तो उनमें ये पहले नंबर पर हैं कमी में। और अगर जो अगली विधानसभा की तरफ रुख करें तो दिलीप अहिरवार, चंदला विधानसभा और खजुराहो लोकसभा सीट, यहां पर मतदान में अंतर 17.65% है, 17.65%। और अगली लोकसभा की बात करें सीधी, तो यहां की विधानसभा चितरंगी, जहां पर मंत्री राधा सिंह है, यहां पर मतदान में अंतर 15.25% का अंतर पाया गया है। और अगर जो देखा जाए तो आगे देखें तो मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, उदयपुरा सीट विधानसभा की और होशंगाबाद लोकसभा सीट, मतदान में अंतर 21%, यानी कि पूरे विधानसभा में दूसरे नंबर पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। यह है, हमने आपको बताया कि और भी हैं, लेकिन ये जो प्रतिशत था, जो आंकड़े थे, ये महत्वपूर्ण थे। अब हम अपने जो मेहमान हैं उनकी तरफ रुख करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी, अंबिका शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, यहां पर अमित शाह जब चुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश में, वहां आए थे और यह बात सामने आई थी कि अगर जिन मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत गिरेगा उनकी कुर्सी जा सकती है। अब कांग्रेस मांग कर रही है, जैसा कि आपने बाइट भी सुना होगा, कि अब अमित शाह को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र भाई, क्या आप उस बैठक में बैठे थे? जी नहीं। कौन बैठा था? जो भी बोल रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं बैठा था। ये तो कांग्रेस बताएगी। एक बात, कांग्रेस तो झूठ की मशीन है, झूठ की फैक्ट्री है, छोड़िए उस बात को। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, चलिए इस सब बात से हम हट के इतर बात करें, क्योंकि हम एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारे पास हर चीज का ब्यौरा रहता है, किस कार्यकर्ता ने काम किया, किस कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। तो हमारा पूरा 100% एनालिसिस हो चुका है बूथ वाइज स्तर पर और पन्ना प्रमुख स्तर पर। देखिए 86% जो हमारे पन्ने हैं उस पर 100% वोटिंग हुई है 86% पर। फिर उसमें 4% पन्ने ऐसे हैं जिसमें 97% से थोड़ी सी ऊपर हुई है और फिर कुछ 3-4% ऐसे हैं जिसमें 90% क्रॉस की है वोटिंग। तो जो 370 वोट प्रति बूथ बढ़ाने का लक्ष्य हमको दिया था माननीय मोदी जी ने, वह पूर्ण हो चुका है। अब आप दूसरा सवाल लाजमी तौर से मुझसे करेंगे कि फिर मत प्रतिशत कम क्यों हुआ। इसका मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैंने कांग्रेस की कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, वो कांग्रेस बताए। मैंने अपना डाटा आपके सामने ओपन किताब की तरह रख दिया कि कितने प्रतिशत कितना हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस का जो वर्कर था वो हतोत्साहित होकर घर में बैठा था, कांग्रेस का वोटर नहीं निकला है। संभवतः यही एक कारण है। जी, कांग्रेस का वोटर घर से नहीं निकला है, इसलिए मतदान प्रतिशत में कमी आई है। अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहते हैं। कितने इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर गुलरेज शेख से? जी देखिए देवेंद्र जी, ये कमिटमेंट हमारा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का था कि जिस लोकसभा चुनाव में मतदान कम प्रतिशत होगा वहां के मंत्रीगण सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे नहीं उस और उनको बदलने की हम
कि जीतू पटवारी थे? देखिए, आप भी आप पहले धीरे से बात करिए। हम तो संसदीय, आप डॉक्टर हैं। हम बैठक में थे या नहीं थे, ये आपने देवेंद्र कुशवाहा जी से प्रश्न किया। लेकिन जो समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाएं हैं, या तो आप कहिए मीडिया झूठ बोलती है जी। जो माननीय अमित शाह जी ने ये कहा था कि जिन माननीय मंत्री गणों के लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होगा वो हटाए जाएंगे, और बाकी जिन नए विधायकों के लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत अधिक होगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये पूरे जनता को अच्छी तरह पता है, जो भी पेपर पढ़ता है, न्यूज देखता है, सबको पता है। तो ये जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी इनकी है। अगर वास्तव में ये सच्चे राम भक्त हैं, राम का तो दर्शन है। मुझे बोलने का राम का सुनिए राम का दर्शन तो ये है कि रघुकुल रीस सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब ये तय होने वाला है कि वास्तव में राम के भक्त हैं या फर्जी भक्त हैं। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि इनका हाईकमान या इनके माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकमान की मंशा के अनुरूप कब इन मंत्रियों की छुट्टी करने वाले हैं। चलिए इन्होंने ये कह के चलिए डॉक्टर राहुल रंजन की बारी है, लेकिन डॉक्टर गुलरेज से कुछ कहना चाह रहे हैं तो जल्दी से अपनी बात रखिए और हम उसके बाद डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाएंगे। देखिए, वैसे तो देवेंद्र भाई ये सारी बातें जो होना चाहिए ना, ये 4 तारीख को बैठ के होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारा डाटा कहता है कि हम पूरी 100% 29 में से 29 सीट जीत लिए। देखिए, अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव हो चुका है, तो अब मेरे कहने से इनके कहने से फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हमारा डाटा कह रहा है हम जीत रहे हैं। और तीसरी बात, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसके विषय में ये बात कर रहे हैं, और उसमें न कोई पत्रकार बैठा था बैठक में, न ये बैठे थे महोदय जी। न कोई पत्रकार बैठा था, न ये महोदय बैठे थे, इसलिए इस पर कोई विशेष बात, ऐसी बातें नहीं हुई थी। जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि ये बातें हो रही हैं कि अमित शाह ने ऐसा कहा था कि अगर जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग होगी उस पर ये गलत बात है। चलिए डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में ये सारी बातें अफवाह हैं कि अमित शाह आए थे चुनाव के दौरान और उन्होंने ये बातें कही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए? जी डॉक्टर राहुल रंजन जी। डॉक्टर राहुल रंजन चलिए, डॉक्टर राहुल रंजन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है शायद, या फिर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम पुनः अंबिका शर्मा जी की तरफ रुख करेंगे। अंबिका शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब डॉक्टर गुलरेज से कह रहे हैं कि वहां पर कोई था नहीं, वहां पर सिर्फ बीजेपी के लोग थे, न पत्रकार था, न ही कोई और व्यक्ति था। तो फिर ये बातें आई कहां से? अगर इनकी बातें हम सही मान लें तो जो ये गणना बता रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स थे वो निकल करके आए हैं, और जो कांग्रेस के वोटर्स थे वो इतने निराश थे कि वो बाहर नहीं निकले हैं, तो क्या माना जाए कि ये प्रतिशत मतदान जो गिरा है 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले, वो कांग्रेस की निराशा के कारण गिरा है? ये जनाब से मैं पूछना चाहता हूं, शेख साहब से, कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को की मॉनिटरिंग कर रहे थे? इनको कैसे पता है कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं निकला है? इनकी जमीन खिसक जाएगी। 4 तारीख तक का इंतजार करिए, इनके सारे के सारे मिथक टूट जाएंगे। जितने ज्यादा अति आत्मविश्वास से ये भरे हुए हैं, ये सब इनका जो गुब्बारा है इसकी हवा निकलने वाली है, आत्मविश्वास का गुब्बारा की। ये लोग बड़े भ्रम में हैं, ये सत्ता के मद में हैं, और इनके पास हर एक बात के स्पष्टीकरण है। बताइए, इतना बड़ा झूठ कि पूरा प्रदेश इस बात को समझता है कि आपके शीर्ष नेतृत्व ने भोपाल में आके कहा कि जिस मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में कम प्रतिशत मतदान होगा वो सीधा का सीधा जिम्मेदार होगा, और ये हिदायत दी थी, स्पष्ट तौर पर दी थी।
दूसरी मेरी ये है, दूसरा कहना है, इनका एक मिशन था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता जोड़ें। उन 370 मतदाता जोड़ने का क्या हुआ अगर इनका मतदान प्रतिशत कम हुआ तो? जी, तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर राहुल रंजन से हमारी जो है कनेक्टिविटी हो गई है, तो डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है कि अभी डॉक्टर गुलरेज शेख ये कह रहे हैं कि अमित शाह चुनाव के दौरान आए थे और ये बातें कहे थे कि अगर जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम मतदान होगा 2023 से तो उन पर कार्रवाई होगी। यह सिर्फ अफवाह है, वहां पर कोई पत्रकार नहीं बैठा था और न ही कोई ऐसी बात सार्वजनिक रूप से उन्होंने कही है, तो ये बातें सिर्फ अफवाह हैं। क्या आप भी इसको अफवाह ही मानते हैं? देखिए क्या होता है, ये अफवाह नहीं है। ये होता क्या है कि जो बड़े नेता होते हैं वो तुक्का मारते हैं। मतलब कहते हैं ना कि चाबुक चला दो, उसकी हंटर की जो आवाज आएगी ना चाबुक की, तो बाकी लोग दहशत में आ जाएंगे। तो वही किस्सा हुआ है यहाँ पे कि एक हिंट कर दी गई है कि साहब जो लोग खामोश बैठे हैं, जो नहीं निकल पाए हैं, जो उनकी निष्क्रियता दिखाई दे रही है, जो मंत्री सक्रिय नहीं है, जो विधायक सक्रिय नहीं है, और जो नीचे लेवल के जो उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोग जो, क्योंकि यहाँ तो कैडर बेस है ना, तो सारी चीजें नीचे से ऊपर तक आती हैं कि पोलिंग एजेंट मतलब, और इसके बाद बूथ पे भी कई लेवल हो गए थे इन लोगों के आजकल। तो ये सारे लोगों को सक्रिय करना था इनको। तो अमित शाह जी का सिर्फ एक संदेश था कि हम कसावट ला देंगे या फिर हम नाप देंगे जो लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसका अंदाज क्या होता है कि हर जगह अलग अलग अंदाजा लगाया जाता है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि नीचे से लेकर के ऊपर तक। अब आप देवेंद्र जी सोचिए कि अब उसमें मंत्रियों का क्या दोष, मान लो कि नहीं निकली जनता वोट देने के लिए, विधायकों का क्या दोष है? क्योंकि क्या होता है कि ये जो वोटिंग का जो काम होता है, ये वोटिंग का काम होता है निचले स्तर के जो लोग जो कार्यकर्ता हैं वो लोग काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, आरएसएस का जो लोग हैं वो लोग काम करते हैं बूथ लेवल, और यही लोग जो कॉलोनियों से और घर घर से यहाँ वहाँ सब मतदाताओं को निकालते हैं, और निकालने की व्यवस्थाएं इनकी होती। कोई भी मंत्री कहीं भी जाकर के, कोई भी विधायक कहीं जाकर के मतदाताओं को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये तो दूसरी चीज है कि साहब जिनके क्षेत्र में मत परसेंट कम हुआ है, वोटिंग कम हुई है, वहां जाकर के वो मंत्री नप जाएंगे। हाँ, ये जरूर है, ये बात सत्य है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को और एडजस्ट किया जाना है। जिन लोगों का परफॉर्मेंस वाकई में दिखाई नहीं दिया है वो लोग नपेंगे, तो नए लोगों, नए चेहरे भी लेके आना, कुछ लोगों को नया मौका देना है, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस से भी इधर उधर हुए हैं, तो उन लोगों को भी तो एडजस्ट करना है। तो ये तमाम चीजें, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे इसी पर कि जो क्या ये जबेरा जो जबेरा विधानसभा है, और इस पर मतदान जो है लोकसभा चुनाव के हिसाब से 22% कम हुआ है। तो क्या यहाँ के जो मंत्री हैं, अगर जो यहाँ पर कुछ उल्टे रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पर मंत्री के ऊपर गाज गिर सकती है? देखिए हम बताएं, देवेंद्र जी, मंत्रियों के ऊपर गाज गिरने की स्थिति नहीं है। ये संगठन ही बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो निचले लेवल का जो संगठन है, जिला, ब्लॉक, तहसील, ये जो गांव में जो ब्लॉक स्तर चलता है, ये यहाँ जाकर के इनको मजबूती देना होगी। क्योंकि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का इस नेतृत्व भी ये जानता है कि इस बार कार्यकर्ता घरों से बाहर नहीं निकला है, मतदाताओं को उसने नहीं समझाया है, तो और आरएसएस का बैक से हमें जो सपोर्ट मिलता था वो भी सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समझता है कि किन मुश्किलों में वो चुनाव लड़ रहे हैं। बोल देना अलग चीज होती है, ग्राउंड में अलग चीज होती है। तो ये विधानसभा में आपको दिखाई दे गया था, लेकिन लोकसभा में साइलेंट हो गया है। तो चूंकि क्या है, न दिखाई दोगे न कुछ होगा, ये स्थिति में आ गई थी। तो आप यहाँ मंत्रियों का दोष कह दें, विधायकों का दोष कह दें, यहाँ उनका दोष नहीं है। ये ओवरऑल ये माहौल चला है, पूरे देश भर में माहौल क्रिएट हो गया। तो इस माहौल में कोई दोषी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको उससे नहीं जोड़ा जाए कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल में कुछ लोग कम हो गए या किन्हीं को पद से हटा दिया गया, तो इससे नहीं होगा। इससे
इससे ज्यादा मतलब समीक्षा आप करेंगे तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं। फर्क होगा कि ये दो चीजें हैं, आप तो दो चीजों को मान के चलिए। यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाती है तो, और हैट्रिक नहीं लगाती है तो, यदि हैट्रिक नहीं लगाती है तो आप ये मान के चलिए कि ये संगठन लेवल पर ही इनको काम करना है, और हैट्रिक यदि लगाती है तो इनको साइलेंट मोड में, क्योंकि सब दिल्ली व्यस्त हो जाएंगे और पूरा एक जश्न का माहौल हो जाएगा कि हैट्रिक हो गई, 5 साल तक के लिए फुर्सत है, 5 साल में जो भी होगा सब देख लिया जाएगा। लेकिन यदि बाय द वे नहीं हुई हैट्रिक, और ये जो मंसूबा जो आंकड़ेबाजी जो खेली जा रही है यदि नहीं हो पाया, सरकार मोदी जी वापस नहीं ला पाए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो आप इनके पास कौन सा काम बचेगा? फिर ये काम बचेगा कि सत्ता में नहीं है तो संगठन को मजबूत करना है, फिर संगठन का काम होगा। तो आप कभी भी देख लीजिए जिसकी सरकार होती है संगठन कभी भी मजबूत नहीं होता जी, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं तो संगठन में काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये संगठन की ही जिम्मेदारी है। हाँ, संगठन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल तो ये होगा जी। डॉक्टर गुलरेज शेख, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं सबकी बातें सुन रहा था और मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को रिप्लाई देना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि मैं आत्मविश्वास से लबरेज हूँ, बिल्कुल मैं आत्मविश्वास से लबरेज हूँ और पूरी तरह से लबरेज हूँ, क्योंकि हमने पसीना बहाया है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से लेके माननीय मोहन यादव जी ने कितनी मेहनत करी है हमको सबको पता है। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि क्या हम इनका ध्यान रख रहे थे? नहीं, मैं आपका चौकीदार नहीं हूँ, मैं बीजेपी का चौकीदार हूँ, इसीलिए मैंने बीजेपी का ही आंकड़ा बताया कि 96% पन्ना प्रमुख ने कितना अपना टास्क पूरा किया, बाकी ने कितना किया। मैंने आपको डाटा वार चीजें सामने रखी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 29 आउट ऑफ 29 हम जीत रहे। मैं कोई ऐसी भरना भविष्य वक्ता हूं ना, मैं बड़ी बात करने वाला व्यक्ति हूं। पसीना बहाया है तो मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, इसलिए हमारा रिजल्ट 60% आ रहा है। अब कांग्रेस को एनालिसिस करना है कि कितनों को निकालेंगे। 4 लाख तो इनको छोड़ चुके हैं, अब बाकी का क्या होगा? क्या जीतू पटवारी को भी लात पड़ने वाली? क्योंकि देखिए, पहली बार होगा कि 29 में से 29 सीटें कांग्रेस गंवाने वाली है। तो सबसे पहला तो देखिए, एक बात कही जाती है अंग्रेजी में, अ फिश गेट्स रॉटन फ्रॉम इट्स हेड। एक मछली अपने सर से सड़ती है, तो सर जो है इनका वो जीतू पटवारी है। और मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा क्योंकि मेरी अपनी वाइफ को अभी हॉस्पिटल ले जाना था, उनका टाइम निकल रहा है। बिल्कुल, फिर भी इन परिस्थितियों में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम रुक करेंगे अपने कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी, उन्होंने कहा था, डॉक्टर गुलरेज शेख ने ये बातें कही थी कि हम कांग्रेस के चौकीदार नहीं हैं। आप अपना गणित देखिए कि आप के कार्यकर्ता आपके वोटरों को कितना ले जा पाए हैं मतदान केंद्र तक। देखिए, इनकी भाषा से इनका अहंकार झलक रहा है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष के लिए क्या क्या कह रहे हैं कि जीतू पटवारी में क्या पढ़ने वाला है। अगर वही शब्द मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष के लिए दोहरा दूं तो ठीक रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो आप इनको टोकना चाहिए आप लोगों को कि इस प्रकार की संसदीय भाषा का प्रयोग न करें। बिल्कुल। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि ये लोग सत्ता भोगी हो गए हैं, ये एसी में रहने वाले लोग हैं, ये गाड़ी घोड़ा बंगला सलामी और गुलामी करवाने की मानसिकता के लोग हो गए हैं, क्योंकि सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मैदान में हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहा था, मोर्चे पर हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा था। रहा सवाल भागने का, जो लोग संघर्ष में विश्वास नहीं रख रहे थे, जो लोग भीरू किस्म के लोग थे, वो कांग्रेस से चले गए। कांग्रेस इस समय संघर्ष के दौर से गुजर रही है। बिल्कुल संघर्ष कर रही है से मूल्यों के लिए, संघर्ष कर रही लोकतंत्र बचाने के लिए, संघर्ष कर रही है संविधान बचाने के लिए, संघर्ष कर रही है प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को बचाने के लिए। तो हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा, हम संघर्ष करेंगे जी। ये आराम तलब लोग इस प्रकार की अगर संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को वो भाषा आती है, लेकिन हम उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। एक पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं कि वैसे फर्जी पीएचडी धारी हैं, इस प्रकार की बात करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। नहीं होना चाहिए, मेरा कहना यह है का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि 4 तारीख का आप इंतजार करें। इनके सारे के सारे मिथक टूटने वाले हैं। हम 12 से 14 सीटें जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और ये लोग
जो भी कमिटमेंट करते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते तो उसको कह देते हैं जुमला है। अमित शाह जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए वाला जुमला है। इसमें ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो भी जुमला था। अगर अमित शाह जी ने ये नहीं कहा है, वो तो केवल कसावट के लिए कहा था, ये कहना है इनका। माने मध्य प्रदेश की इतनी विश्वसनीय प्रेस, वो सारे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में ये बात निकल कर आई, सबने पाठकों ने पढ़ा कि जिन माननीय मंत्रीगणों के लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम होगा उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, और जिन विधायकों के यहाँ वोटिंग परसेंटेज अधिक होगा उनको सम्मानित किया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा। जी ठीक है। कांग्रेस ने नहीं कहा था, ना पब्लिक ने कहा था कि आप कहिए, उनके हाईकमान ने कहा, वो बात आप लोगों ने उठाई। अब उन्हें अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से एक सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि जहां पर कम प्रतिशत मतदान हुए हैं, जिन लोकसभा सीटों पे कम प्रतिशत मतदान हुए हैं, चाहे जिस भी मंत्री का इलाका हो, क्षेत्र हो, क्या लगता है आपको कि वहां कांग्रेस के लोग ही नहीं निकले होंगे, या फिर वहां पर जो है स्थितियां क्या हैं? देखिए 20-22% कम मतदान होना वास्तव में एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। देखिए क्या होता है देवेंद्र जी, जो मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, और राष्ट्रीय मुद्दे इस समय जिस तरीके से प्रमुखता के साथ में कांग्रेस ने उठाए हैं, वो मुद्दे, और जो आम जनता जिस चीजों को महसूस कर रही थी, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा 2014 और 19 जैसा माहौल हो जाएगा, एक लहर चल जाएगी। तो इस बार सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि ना बालाकोट था, ना किसी भी तरह का युद्ध था, ना कोई टेंशन थी, ना राम मंदिर का मुद्दा चल पाया। तो ऐसा कोई भी लहर नहीं हो पाई जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक साथ वोटिंग करा देती। मुद्दे वो उठ गए जिनकी आवश्यकता, मतलब जिनकी अपन को लग ही नहीं रहा था कि मुद्दे हो सकते हैं। वो संविधान का मुद्दा बहुत ज्यादा तेजी के साथ में उठ गया, ठीक है, तो और लोकतंत्र का मुद्दा, जब बाकी मुद्दे भी इसके आगे, जो ऐसा लग रहा था कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तो ये तमाम चीजें आगे हो जाएंगी। और इस दौर में जो भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट की बार बार आ गई, दो मतलब करंट जो सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को जो आपने अंदर किया, तो इससे लेकर के एक देशव्यापी एक माहौल जो क्रिएट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में ऐसा माहौल, क्योंकि क्या हुआ कि स्वीकार नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी चीजें बुरी लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि क्या होता है कि अब वो तो बेचारे बंधे हुए संगठन के साथ में बोलेंगे तो उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, ऊहापोह की स्थिति में ये हुआ कि वो बाहर निकले, ना खुद निकले, ना लोगों को निकलने में मदद की। उसका फायदा जहां मत परसेंटेज गिरा हुआ है वोटिंग, तो आप ये मान के चलिए कि लोग स्वेच्छा से ही नहीं निकले, और जो जाना चाहते थे उन्होंने भी अपने आप को रोक लिया। तो आप इसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। यहाँ हुआ ये है कि इस बार का चुनाव आम जनता, आम वोटर्स खुद अपने विवेक से लड़ रहा था, न वो किसी अभी में बहा है, न किसी चीज को लेकर के लहर के पीछे भागा है, ना किसी चेहरे के पीछे भागा है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल है नहीं। तो स्थितियां ये हुई हैं कि लोग मुद्दों को लेकर के समझें, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इतने चुनावों के बीच में आजादी के बाद एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये जनता लड़ने के लिए, एक बार इंदिरा गांधी के जमाने में जनता बाहर निकली थी, जो इंदिरा गांधी को सबक सिखाया था। तो ये स्थितियां, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान का जनमानस, हिंदुस्तान की मतदाता सब कुछ आकर के यही खड़े हो गए कि चुनाव हमको लड़ना है। जब पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती और आम मतदाता जब चुनाव लड़ने की स्थिति में आता है, तो आप इसको मानिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने की स्थिति हो जाती है। दूसरी चीज क्या हुई कि एक बहुत बड़ा भरोसा होता है जनता का, किस पे वो भरोसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट, आदमी क्या करता है,
कहीं से भी हार थक जाए ये बोलता कि हमें न्याय मिलेगा, हम कोर्ट जाएंगे, पुलिस थाने में नहीं मिलेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब भगवान है, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा। पहली चीज, पूरे देश का चुनाव किसके जिम्मे था? निर्वाचन आयोग। आपको भी याद होगा कि टीएन शेषन ने ही इस देश को एहसास कराया था कि निर्वाचन आयोग जैसी कोई संस्था, स्वायत्त संस्था होती है जो पूरे देश में चुनाव निष्पक्ष करवाती है। ठीक वही चीजें थी, उनके जमाने में मतदाता कार्ड बने और तमाम चीजें हुई और उनकी कसावट भी, ना उन्होंने प्रधानमंत्री को छोड़ा न किसी मंत्री को छोड़ा। तो ये एहसास करा दिया था कि निष्पक्ष चुनाव किस तरीके से निर्वाचन आयोग कराता है और आयोग किस तरीके का मजबूत होता है जी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से बिना रीढ़ की हड्डी वाला हो गया। उसने सत्ता पक्ष का हाथ पकड़ा और सत्ता पक्ष का साथ ले लिया, सत्ता पक्ष के समर्थन में उतर गया। तो ये निष्पक्षता के ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लग गया। तो लोगों को समझ में आने लगा कि चीजें तो निष्पक्ष हो नहीं रही हैं, हम तो कर कुछ रहे हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं, जिताना किसी को चाह रहे हैं, जीतता कोई और है। तो यहाँ एक हो गया, लोगों के मन में एक मानसिकता भी बन गई कि साहब कुछ भी हो, हम कुछ भी करें, कोई भी बटन दबाएं, कुछ भी करें तो कहीं हो जाएगा, कोई खेल हो जाएगा, कोई खेला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, ऊहापोह की स्थिति में मतदान प्रतिशत कम हो गया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिशत जितना भी हुआ है, 60, 65, 55 से लेकर के 65, 70 तक के बीच में, जहां ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में जो हुआ है, वो एक्चुअल मतदाता था, जो आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो खुन्नस निकालने निकला था जी। ठीक है, तो वही है। तो ये जो जहां भी ये खुन्नस किसके प्रति है, ये खुन्नस किसके प्रति? ये 4 तारीख को पता चलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है कि खुन्नस निकालने के लिए जो है मतदाता बाहर निकला है, और ये खुन्नस किसके प्रति थी ये 4 तारीख को पता चलेगा। और इसी के साथ समय भी इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि खतरे में कुर्सी नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि बयानों से पलट गए और यह कहा जा रहा है कि वहां कौन था, कौन सा पत्रकार था कि शाह ने यह आकर कहा कि मंत्रियों की कुर्सी खतरे में। तो खतरे में कुर्सी नहीं है, लेकिन एक बात जो इस बातचीत में निकल करके सामने आई, उसमें यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या मतदाता खुन्नस में बाहर निकला, चिढ़ करके बाहर निकला, और किस बात से चिढ़ा और किस पर चिढ़ा। अगर चिढ़ करके बाहर निकला तो किस पर चिढ़ा है ये 4 तारीख को पता चलेगा। और 4 तारीख को हम भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे, तो 4 तारीख का इंतजार कीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।